है राहु और पूंछ है केतु, तो एक सर्प अपने मुख से लेके पूंछ तक दूसरे ग्रहों की जो शक्तियां हैं कुंडली मार करके दूसरे ग्रहों की शक्तियों को खत्म कर देता है, दूसरे ग्रहों की शक्तियों को रोक देता है। और ये जो स्थिति है ये जातक के लिए बहुत ही पीड़ाकारक होती है। दोस्तों, राहु जो है उनके जो नक्षत्र है वो भरणी है और उनके जो देवता हैं वो काल है, और केतु के जो नक्षत्र हैं वो अश्लेषा है और उनके जो देवता हैं वो सर्प है। तो इन दोनों नक्षत्रों के देवताओं को जोड़ करके एक नाम दिया गया जिसका नाम है कालसर्प योग। अब दोस्तों, कालसर्प योग जो है वो जीवन पर्यंत प्रभावी रहता है, क्योंकि जब हमारी जन्म कुंडली के अंदर हमारी जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर कालसर्प योग का निर्माण कर रही है, तो कालसर्प योग तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रभावी रहता है। लेकिन इनका जो विपरीत जो परिणाम है वो कब देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो विपरीत परिणाम राहु और केतु की महादशा या फिर राहु और केतु की महादशा में उनके शत्रु ग्रह की जब अंतर्दशा चल रही हो उस समय में उसके विकट परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली में राहु अगर लग्न भाव में स्थित हो और केतु अगर सप्तम भाव में स्थित हो और उस स्थिति में जब कालसर्प योग का निर्माण होता है तो जातकों को अपने जीवन के प्रारंभिक समय में कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसके विपरीत राहु जब सप्तम स्थान के अंदर विराजमान हो और केतु लग्न के अंदर विराजमान हो और उस स्थिति में कालसर्प योग का जब जन्म कुंडली में निर्माण हो रहा हो तो जातक को अपने जीवन के अंतिम समय में कष्ट झेलने पड़ते हैं। अब कालसर्प योग दोस्तों नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। और नेगेटिव कालसर्प योग कब होते हैं? जब राहु हमारी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में विराजमान हो, उस समय सर्वाधिक ये दुष्परिणाम देते हैं और ये सर्वाधिक नेगेटिव हो जाते हैं। और उसमें भी अगर राहु की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो या फिर राहु की महादशा अंतर्दशा में उनके विरोधी ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उस स्थिति काल में, उस समय में ये सबसे ज्यादा दुष्परिणाम दिखाते हैं व्यक्ति को। दोस्तों, राहु और केतु जो है वो ज्योतिष शास्त्र में इन दो ग्रहों को छाया ग्रह माना है, क्योंकि ब्रह्मांड में इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी अलग से कोई दृष्टि नहीं है। फिर ये है क्या? दोस्तों, राहु और केतु ये जो पृथ्वी और चंद्रमा के कटान बिंदु के भाग को राहु और केतु कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जहां ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं उस भाग को राहु और केतु कहा जाता है, जिसके उत्तरी संपात को राहु कहा जाता है और दक्षिणी संपात को केतु कहा जाता है। अब इनके काटने का जो चौराहा है दोस्तों वो स्थिर नहीं है और इनको अपनी मंडलाकार आकृति में घूम करके वापस उसी स्थान पर आने के लिए 18 वर्ष का समय लगता है। इसलिए राहु और केतु की महादशा 18 वर्ष की होती है। दोस्तों, वैसे राहु और केतु ये जो जन्म कुंडली में 288 प्रकार के कालसर्प योग का निर्माण करते हैं। अकेले राहु के हिसाब से हर एक लग्न में 12 प्रकार के कालसर्प योग बनते हैं और 12 ही लग्नों में 144 प्रकार के कालसर्प योग बनते हैं, वो राहु के हिसाब से। और केतु के हिसाब से भी हर एक लग्न में 12 प्रकार के कालसर्प योग बनते हैं और 12 ही लग्नों में 144 प्रकार के कालसर्प योग बनते हैं और दोनों को मिलाकर के कुल 288 प्रकार के कालसर्प योग अस्तित्व में आता है, जिनमें 12 प्रकार के जो कालसर्प योग है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। वो है वासुकी, कर्कोटक, तक्षक, पदम, महापदम, सहस्नाग, शंखनाद, शंखपाल, कुलिक, अनंत। इस प्रकार के जो कालसर्प योग है 12 प्रकार के, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और राहु और केतु दोस्तों ये हमारे भाग्य के निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये भी सत्य है कि हमारे ये भाग्य के प्रभाव को अवरुद्ध करते हैं, भाग्य के प्रभाव में रुकावटें पैदा करते हैं। अब दोस्तों, राहु और केतु जो है वो किस प्रकार से वो कालसर्प योग का निर्माण करते हैं हमारी कुंडली के अंदर। दूसरी जो बात है कि राहु और केतु, अब ये जो कालसर्प योग है ये हमारी जन्म कुंडली में क्यों आते हैं? क्योंकि ये कहावत है कि जिस प्रकार हम कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमारे भाग्य निश्चित
होंगे, भाग्य बनेंगे। जब एक किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी बालक का जन्म होता है, और जन्म लेने के तुरंत पश्चात जब उसकी कुंडली बनाई जाती है तो उस कुंडली के अंदर भी काल सर्प योग का निर्माण हुआ होता है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? क्योंकि उसने तो अपने जीवन में अभी कर्म करना प्रारंभ भी नहीं किया, कर्म की शुरुआत ही नहीं की, तो उसकी कुंडली में काल सर्प योग क्यों है? दोस्तों, एक श्लोक है, न समयाधि यो व्याधि श्रेया कर्म जो बुध पुण्यश्च बीज से संत से श्रेया कर्म दोष जा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब किसी व्याधि का, किसी बीमारी का इलाज औषधि उपायों से, दवाइयों से भी ना हो पाता हो तो फिर कर्मज रोगों को मानना ही पड़ता है, कर्म के रोगों को मानना ही पड़ता है। हमारे अब जन्म कुंडली के अंदर राहु जिस भाव के अंदर विराजमान हो और उसी भाव में चंद्रमा विराजमान हो, तो जातक कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी सफल क्यों ना हो, उसको एक बार जमीन पे आना तय है और उसका पत्नी या पति का मिलना, यह दूसरा दुर्भाग्य है। और दोस्तों, तीसरा जो दुर्भाग्य है वो है कठोर परिश्रम का फल न मिलना और धन के लिए तरसना। क्योंकि आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, कठोर से कठोर परिश्रम कर ले, उस परिश्रम का फल उसको मिलता नहीं है और आदमी हमेशा धन के लिए तरसता है। कर्ज का बोझ, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, या फिर अपनी मेहनत का फल कोई और ले जाता है, अपने कार्य का यश कोई और ले जाता है। थोड़े आदमी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता है तो ऐसी मुसीबतें आ जाती है जिस वजह से वापस आदमी नॉर्मल हो जाता है। चौथा जो दुर्भाग्य है वो है शारीरिक हीनता व मानसिक दुर्बलता के कारण निराशा की भावना का जागृत हो जाना। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि इतना करने के बावजूद भी जब आदमी को सफलता नहीं मिलती है तो वो शारीरिक हीनता व मानसिक दुर्बलता का शिकार हो ही जाता है। अब दोस्तों, बात यह है कि क्या काल सर्प योग जो है वो कमजोर भी पड़ता है? तो इसका उत्तर है हाँ। जिस कुंडली के अंदर काल सर्प योग का निर्माण हुआ है उसी कुंडली के अंदर शुक्र अगर द्वितीय या द्वादश भाव में स्थित हो तो काल सर्प योग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। या फिर शुक्र लग्न या केंद्र का स्वामी होकर अपनी उच्चस्थ व स्वराशि में विराजमान होकर के मालवीय नामक योग का निर्माण कर रहा हो, उस स्थिति में काल सर्प योग का प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा, मंगल लग्न व केंद्र का स्वामी होकर या लग्न या केंद्र में अपनी स्वराशि या मित्र राशि में, उच्च राशि में विराजमान होकर के रोचक नामक योग बनाता हो, या फिर शनि लग्न में या केंद्र में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में विराजमान होकर के शशक नामक योग का निर्माण करता हो। दूसरा, बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा हो, या फिर बृहस्पति और चंद्रमा की युति जिससे कि गजगेसरी योग का निर्माण हो रहा हो, उस स्थिति में भी काल सर्प योग का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरा कि काल सर्प योग का प्रभाव ज्यादा कब पड़ता है? जब राहु और केतु चतुर्थ, अष्टम व द्वादश भाव में स्थित हो, उस स्थिति में भी काल सर्प योग का प्रभाव बढ़ जाता है। या फिर वर्तमान में राहु की महादशा चल रही हो या राहु की महादशा में उसके शत्रु ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो, उस स्थिति में भी काल सर्प योग का प्रभाव बढ़ जाता है। या फिर राहु के साथ बृहस्पति की युति हो जिससे कि चंडाल नामक योग का निर्माण हो रहा हो, या राहु केतु के साथ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति युति हो जिससे ग्रहण योग का निर्माण हो रहा हो, उस स्थिति में भी काल सर्प योग का प्रभाव काफी हद तक बढ़ जाता है। अब दोस्तों, मैं एक उपाय बताता हूं। रोटी, गाय या कुत्ते को रोटी जरूर दें, या फिर कोई वृद्ध रोगी लंबे समय से अस्पताल के अंदर विराजमान हो, अस्पताल में वो भर्ती हो, बीमार हो, उसकी सेवा करने से या उसकी मदद करने से भी काल सर्प योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरा, बुधवार के दिन काले कपड़े में एक मुट्ठी उड़द बांध करके अपने सर पे 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें, या फिर किसी भिखारी को दान कर दें। या फिर एक अचूक उपाय है नाग गायत्री मंत्र, वो है ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयास। इस मंत्र का जाप करने से भी काल सर्प योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। या फिर एक मयूर पंख का
एक पंखा बना हुआ होता है जो पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाता है। वो पंखा अपने घर में ला करके आपके घर में अगर भगवान शिव की मूर्ति है या फिर शिव की तस्वीर है, उस पंखे से नियमित हवा देने से भी काल सर्प योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप हमसे संपर्क जरूर करें। अगर अब ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें।